हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन के दूसरे पार्ट को लेकर आए हैं। आज हम बात करेंगे डच। पिछले वीडियो में मैंने पुर्तगालियों के बारे में चर्चा किया था, तो आज हम बात करेंगे डच के बारे में। तो पुर्तगालियों के बाद डच लोग भारत आए थे। डच लोग वर्तमान नीदरलैंड, जो पूर्व में हॉलैंड के नाम से जाने जाते थे, वहाँ के निवासी थे। आप देख सकते हैं कि पुर्तगाली भारत आए तो अन्य यूरोपीय भी व्यापार के संदर्भ में भारत आने को तत्पर थे। तो प्रथम डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन, जो 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व में स्थित सुमात्रा एवं बेटम पहुंचा। सुमात्रा एवं बेटम ये इंडोनेशिया का प्रदेश है, इंडोनेशिया में स्थित है। आप जानते होंगे इंडोनेशिया को मसाला द्वीप पुंज भी कहा जाता था। तो ये लोग मसाले की व्यापार के संदर्भ में भारत न आकर इंडोनेशिया के सुमात्रा एवं बेटम पर पहले पहुंचा। चलते हैं आगे तो देखते हैं कि 1602 ईस्वी में विभिन्न डच कंपनियों को मिलाकर यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से एक विशाल व्यापारिक संस्था की स्थापना की गई। हालांकि इस कंपनी का मूल नाम VOC अर्थात वेरेनिग्डे ओस्ट इंडीसे कंपनीज। तो देख सकते हैं यही वह लोगो है जो डच प्रारंभिक कंपनी की स्थापना की गई थी, तो उसी कंपनी का ये लोगो है। और इस कंपनी के देख रेख के लिए 17 व्यक्तियों का एक बोर्ड भी बनाया गया था। इस कंपनी की संयुक्त पूंजी 65 लाख गिल्डर थी। तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रख सकते हैं। ये भी आपके लिए भी आई है, आप याद रख सकते हैं। दोस्तों, कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए। यानी कह सकते हैं कि डच लोगों को हॉलैंड सरकार की पूरी समर्थन प्राप्त थी और उन्हें बहुत सारे कार्यों के लिए अधिकार प्रदान किए गए थे। कंपनी को हॉलैंड सरकार द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्वी जगत के साथ व्यापार करने, युद्ध छेड़ने, संधि करने, क्षेत्रों पर अधिकार करने तथा दुर्ग बनाने के संबंध में व्यापक अधिकार प्रदान किए गए थे। यानी कह सकते हैं कि इस कंपनी को हॉलैंड सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त था और उन्हें सिर्फ व्यापार करने ही नहीं बल्कि कई अन्य व्यापक अधिकार प्रदान कर भेजे गए थे। डचों के आगमन के समय पुर्तगालियों का पूर्वी व्यापार पर एक अधिकार था। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे पुर्तगाली सागर का स्वामी कहे जाते थे। डच काली मिर्च एवं अन्य मसालों के व्यापार हेतु मूलतः इंडोनेशिया, जिसे मसाला द्वीप पुंज भी कहा जाता है, पर निर्भर थे। आप सोच सकते हैं कि पुर्तगालियों का पूरा अधिकार था, एकाधिकार था और डच को हॉलैंड सरकार का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। तो इन प्रदेशों में दोनों के बीच संघर्ष होना तय था। संघर्ष हुआ। डचों ने 1605 ईस्वी में पुर्तगालियों को पराजित कर अम्बायना, जो इंडोनेशिया प्रदेश में था, जीत लिया तथा धीरे धीरे मसाला द्वीपपुंज में उन्हें हराकर 1619 में वे जकार्ता के खंडरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया। तो आप देख सकते हैं कि स्पेन और पुर्तगाल दोनों मिल गए थे। पुर्तगाल पर स्पेन का कब्जा हो गया था, तो पुर्तगाली लोग कमज़ोर हो गए थे। तो यहाँ पर इसका फ़ायदा डचों ने उठाया और उन्हें पराजित कर देख सकते हैं कि इंडोनेशिया छीन लिया गया। जकार्ता के खंडरों पर बैटिविया नामक नगर बसाया गया। तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है कि जकार्ता के खंडरों पर किसने बैटिविया नामक नगर बसाया था? ये डच लोग ही थे। ये देखते हैं 1641 में मलक्का पर कब्जा कर लिया। आप देख सकते हैं पुर्तगाली लोग मलक्का पर कब्जा किए हुए थे, तो अब डचों का कब्जा हो गया। 1658 में सिलोन, जिसे श्रीलंका कहा जाता है, की अंतिम पुर्तगाली बस्ती पर भी अधिकार कर लिया।
यानी पुर्तगाली लोग को डचों ने पूरी तरह पराजित किया, उसके एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। व्यापारिक उद्देश्य से भारत आने वाले डचों ने 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित किया और गुजरात में कोरोमंडल तट पर और बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां स्थापित की। देख सकते हैं कि 1602 ईस्वी में बैंटम के निकट एक युद्ध में पुर्तगालियों को पराजित करता है। गुजरात, कोरोमंडल तट, बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में व्यापारिक फैक्ट्रियां डचों द्वारा स्थापित की जाती है। 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की गई। तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि डचों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो मसूलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में। 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता करके पुलिकट में एक अन्य फैक्ट्री की स्थापना किया और इसे अपना मुख्यालय भी बनाया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डचों की मुख्यालय कहाँ थी, तो पुलिकट में थी। डचों ने यहीं पर अपने स्वर्ण सिक्के पैगोडा को ढाला था। तो आपसे ये भी आई है, एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में स्वर्ण सिक्के पैगोडा को किस ढाला था, तो डच लोग ही ढाले थे। कहाँ ढाले थे, तो पुलिकट में। एक और क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पैगोडा क्या था, तो पैगोडा डचों द्वारा ढाले गए स्वर्ण सिक्के थे। तो आपको याद रखना है। डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री 1627 में पिपली में स्थापित की। कुछ ही दिन बाद डच पिपली से बालासोर चले गए, यहाँ पर एक अन्य फैक्ट्री स्थापित की। यानी प्रारंभ में डच लोग बंगाल आए लेकिन ज़्यादा दिन नहीं रहे। फिर दोबारा उन्होंने 1653 में हुगली के निकट चिंसूरा में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। तदुपरांत बंगाल में डचों का सही ढंग से व्यापार शुरू हुआ। चिंसूरा में डचों ने गुस्ताबूस नामक किले का निर्माण किया। इसके बाद डचों ने कासिम बाजार, बहुत चर्चित नाम है, पटना में फैक्ट्री स्थापित की। इसके अलावा मालाबार तटवर्ती प्रदेश में कोचीन, कन्नानूर, दो प्रमुख डच व्यापारिक केंद्र की भी स्थापना की। 1664 ईस्वी में औरंगजेब ने डचों को 31.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करने का अधिकार दिया। देख सकते हैं कि इन्होंने औरंगजेब से भी अपना अधिकार प्राप्त किया। पैगोडा सिक्का को चलाने के लिए उन्होंने मुग़ल साम्राज्य में भी अनुमति प्राप्त कर लिया था। 1690 ईस्वी के बाद पुलिकट के बदले नेगापट्टम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। तो देख सकते हैं कि पहले पुलिकट था, अब नेगापट्टम जो कोरोमंडल तट पर स्थित था डचों का मुख्य केंद्र बन गया था। डच लोग मुख्यतः मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र, अफीम, बस सोरा का व्यापार करते थे। देख सकते हैं पटना का क्षेत्र सोरा के लिए बहुत फेमस था। इसके अलावे मसालों, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र और अफीम का व्यापार करते थे। इनकी व्यापारिक व्यवस्था सहकारिता पर आधारित था, जिसे कॉर्टेल भी कहा जाता है। डच फैक्ट्रियों के प्रमुख को फैक्टर कहा जाता था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। डच कंपनी के निदेशकों को भद्रजन 17 भी कहा जाता था। तो ये आप याद रख सकते हैं। डचों ने भारत से पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से तो निष्कासित कर दिया, किंतु अंग्रेज़ों की नौसैनिक शक्ति के सामने नहीं टिक सके। अब इनका टक्कर पुर्तगाली के बाद अंग्रेज़ों से होता है। तो पुर्तगाली लोग स्पेन के अधीनस्थ जब आ गए तो कमज़ोर हो गए थे। तो डचों ने इसका फ़ायदा उठाकर पुर्तगालियों को तो हरा दिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने ये टिक नहीं पाए। 1759 ईस्वी में अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच बेदरा का युद्ध हुआ, बहुत ही भीवी आई है। इसमें डच पराजित हुए और उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। तो आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेदरा का युद्ध किनके बीच हुआ था, तो अंग्रेज़ों एवं डचों के बीच।
बेदरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। इसमें डच पराजित हुए थे, और पराजित ही नहीं हुए, पूरी तरह से इनका साम्राज्य जो है समाप्त हो गया। उनका भारत में अंतिम रूप से पतन हो गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व क्लाइव ने किया था। तो ये भी आपके लिए एक VVI क्लाइव देख सकते हैं। आगे भारत में अपनी बहुत भूमिका निभाई है। 1795 में अंग्रेज़ों ने डचों को अंतिम रूप से भारत से निष्कासित कर दिया। तो देख सकते हैं डचों का पतन हो जाता है। लगभग 200 साल भारत में व्यापार किया है। डचों के पतन के जिम्मेदार कारणों में उनका अंग्रेज़ों की तुलना में कमज़ोर नौशक्ति था। मसालों के दीपों पर अधिक ध्यान देना, यानी इनका व्यापार पर ज़्यादा ध्यान था। आर्थिक स्थिति का कमज़ोर होना, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति अपनाना आदि माना जाता है। डचों ने भारत में व्यापार पर अधिक ध्यान दिया। उन्होंने यहाँ की राजनीति में ना तो कभी हस्तक्षेप किया और ना ही रुचि ली। देखिए, इन्हें व्यापक अधिकार तो मिल चुका था, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना मुख्य ध्यान व्यापार पर केंद्रित किया। इन्होंने यहाँ की राजनीति में कभी भाग नहीं लिया और ना ही हस्तक्षेप किया। तो इनके पतन का ये भी एक कारण था। भारत के संदर्भ में तो सही था, लेकिन ये उतने प्रभावशाली नहीं रह पाए। डचों ने मसालों के स्थान पर भारतीय कपड़ों के निर्यात को अधिक महत्व दिया। डच कंपनी ने कासिम बाजार में स्वयं रेशम बनाने का उद्योग स्थापित किया था। भारतीय वस्त्र को निर्यातित वस्तु बनाने का श्रेय डचों को दिया जाता। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए VVI है। आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि भारतीय वस्त्र को निर्यातित वस्तु बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो डचों को दिया जाता है। एक और डच कंपनी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है कि डच कंपनी में साझेदारियों को सबसे अधिक लाभ दिया जाता था, जो एक रिकॉर्ड था। 200 वर्षों के काल में डच कंपनी ने अपने साझेदारों को 18% का लाभांश दिया, जो वाणिज्यिक इतिहास में सर्वाधिक है। तो देख सकते हैं, इनका मुख्य काम व्यापार करना था, व्यापार में फ़ायदा उठाना और अपने साझेदारियों को ज़्यादा मुनाफा प्रदान करना, जो इनकी कमजोरी थी और इनकी पतन का भी एक कारण कह सकते हैं। मसूलीपट्टनम और सूरत से डचों द्वारा नील निर्यात किया जाता था। तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है। डचों द्वारा भरूच बंदरगाह से कपड़े का निर्यात किया जाता था। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। बंगाल से डचों द्वारा निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में सूती कपड़ा, रेशम, अफीम तथा सोरा थी। तो कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया, इसे आप याद रखेंगे। भारत से अफीम का जो है निर्यात किया जाता था, जो जावा और चीन भेजा जाता था। तो ये भी आपसे पूछा जाता है। पोर्टो नोवा तो एक समृद्ध कपड़ा उत्पादन केंद्र था। पोर्टो नोवा तमिलनाडु में है। देखते होंगे कि हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच पोर्टो नोवा का युद्ध हुआ था, तो पोर्टो नोवा बहुत ही प्रसिद्ध था। दोस्तों, ये था डच। हम आगे फिर लेकर आएंगे अंग्रेज, फ्रांसीसी, डेनिश को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं।